किताबें मेरे मस्तिष्क के औजार हैं, कोई विलास की सामग्री नहीं। कार्ल मार्क्स। किताब इंसान के हाथों में एक ऐसा हथियार जो जिंदगी की घुटन से उबरने में उसकी मदद करता है, जो है उसे और बेहतर बनाने का रास्ता दिखाता है। किताब के जरिए इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कला सीखता है। किताबों में जन्मते हैं विचार। आदमी और विचार के बीच वही रिश्ता है जो बारूद के ढेर और आग की चिंगारी के बीच होता है। जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण और खूबसूरत बनाने के लिए किताबें जरूरी हैं। इतिहास की युग यात्रा में 3 खोजें ऐसी हैं जिन्होंने मानव सभ्यता को वो रफ्तार दी जिसकी बदौलत दुनिया शक्ल हासिल कर सकी, जैसे कि वो आज हमें दिखाई देती है। ऐसा इन्हीं युगांतरकारी खोजों के बल पर संभव हो सका। भाषा की इजाद, अक्षर और किताब, ये वो आविष्कार हैं जिन्होंने मनुष्य को एक लंबी छलांग के लिए तैयार कर दिया। किताब ने ज्ञान के एकाधिकार को तोड़कर उसका जनतांत्रिकरण कर दिया। किताब की सर्वसुलभता एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जहां से सही मायनों में एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। किताब के रूप में मनुष्य ने हजारों वर्षों के संचित ज्ञान के प्रसार का एक ऐसा माध्यम हासिल कर लिया जिसने उसकी विकास प्रक्रिया को अभूतपूर्व गति दे दी। संप्रेषण और संवाद, स्मृति और ज्ञान का संचय और लिखे हुए शब्द की मनचाही प्रतियां बनाकर जानकारी के एकाधिकार को तोड़कर उसे व्यापक समाज की पहुंच के भीतर ला देने से समाज में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। आज किताब के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा हुआ मनुष्य दूसरे कोने में रह रहे लोगों के बारे में काफी जानकारी हासिल कर सकता है। सूचनाओं और विचारों के संप्रेषण के रूप में लें तो किताब की शुरुआत ईसा से लगभग 5000 साल पहले मानी जा सकती है। किताब को कभी पत्थर पर खोदा गया, कभी बांस पर उतारा गया, कभी पेड़ों की छाल पर, कभी पत्तों पर, कभी जानवरों की खाल पर। किताब का सफर दरअसल आदमी की जिज्ञासा की गाथा है। आज किताब कागज से कंप्यूटर स्क्रीन तक का सफर पूरा कर चुकी है। जर्मनी के गुटेनबर्ग को आधुनिक छापाखाने का आविष्कारक माना जाता है, जिसने 15वीं शताब्दी में किताब की दुनिया में क्रांति ला दी। फिर भी ये तथ्य हैरान कर देने वाले हैं कि कागज का आविष्कार, स्याही का आविष्कार, अक्षरों के काठ के छापे, मिट्टी के सांचे, इन सब की खोज एशिया में ही हुई। यूरोप से लगभग 1000 साल पहले ही चीन में कागज का प्रयोग शुरू किया जा चुका था। एक समय में पढ़ने लिखने का काम विद्वानों और पुरोहितों तक ही सीमित था। 14वीं शताब्दी के बाद विद्वानों और शिक्षकों के अलावा समाज के अन्य वर्गों के लोगों ने भी किताबों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। अभिजात्य वर्ग के लोग ज्ञान और धर्म आदि के अलावा मनोरंजन के लिए भी किताबें पढ़ना चाहते थे। आज किताब की उपयोगिता के
इतने ज्यादा आयाम हैं कि किसी एक सूत्र में इसकी व्याख्या संभव नहीं लगती। जब हम किताब हाथ में लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ कुछ पन्ने होते हैं जिन पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं जिन्हें हम शब्द कहते हैं। इन्हीं में विचारों की सजीव दुनिया बसती है। आपको ये सुनकर कुछ थोड़ी सी हैरानी होगी कि लोग, विशेष रूप से पश्चिम में, जहाँ 100 से अधिक चैनल्स पर लगातार मलबा बरसता रहता है, तंग आकर एक पत्रिका में लोगों ने एक तरीके का अभियान जैसा छेड़ा है। इसमें एक पृष्ठ पर जो सूचना या जो प्रार्थना छपी है, जिसको हम कहते हैं मीडिया कार्टा, उसकी कुछ पंक्तियां पढ़कर मैं आपको सुना देता हूँ। वी हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन वॉट वी आर सीइंग, हियरिंग और रीडिंग. Too much informants and not enough news. Too many outlets telling the same stories. Too much commercialism and too much hype. Every day, this commercial information system distorts our view of the world. I repeat, every day, this commercial information system distorts our view of the world. We have lost faith in the institutions of the mass media. A handful of corporations now control more than half the information networks around the world at a time when people worldwide face hunger, social disruption, war, and ecological collapse. Only those who know how to walk the walk, talk the talk, or pay big bucks are getting their message across. क्योंकि किताब एक छोटे से स्थान में बहुत सारी बौद्धिक जानकारी इकट्ठा कर सकती है और क्योंकि उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है, यहाँ तक कि उसका पुनर्उत्पादन भी किया जा सकता है, इसलिए किताब एक ऐसा सामान्य उपकरण भी है जो एक ही साथ कई शताब्दियों और महाद्वीपों में बिखरी ध्वनियों, छवियों, अनुभूतियों, विचारों, तथ्यों आदि तक फैला है। ये सच्चाई जग जाहिर है कि पिछली 3 शताब्दियों में किताबें वैचारिक अभिव्यक्ति और प्रसार का सबसे प्रभावी और कामयाब साधन सिद्ध हुई हैं। किताबों के इसी प्रभाव की वजह से ही सरकारों ने इन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए, जब तब लेखकों को निर्वासित किया और उनके नाम पर फतवे जारी किए। इसके बावजूद किताबों की दुनिया लगातार फैलती और समृद्ध होती गई। किताबों के विकास के समानांतर जहां एक ओर लिपियां और भाषाएं समृद्ध होती रहीं, वहीं दूसरी ओर मनुष्य की चेतना और ज्ञान का भी बहुमुखी विकास हुआ है। हालांकि यह विकास एक समान कभी नहीं रहा। सोलहवीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक साम्राज्यवादी दौर रहा। मानव इतिहास की सबसे रक्त रंजित सदी, जिसने दो विश्व युद्धों की विभीषिका झेली। वहीं 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते दुनिया के लगभग सभी देश आजाद हो चुके थे और राष्ट्रवादी भावना से भरे इन देशों में जबरदस्त राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का काम हुआ। व्यक्ति के विकास में किताबों की भूमिका अहम रही है, पर उसे मुक्त करने में किताब की उपलब्धता ही काफी नहीं है, क्योंकि किताब के साथ साथ साक्षरता, गरीबी, सामाजिक संरचना, वर्ग भेद, धर्म, व्यवसाय, ऐतिहासिक और राजनीतिक स्थितियों जैसी बहुत सी वजहें जुड़ी होती हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर तक किताब उद्योग
पनप चुका था। मुद्रकों और विक्रेताओं को पीछे धकेलकर प्रकाशकों के नए वर्ग ने इस व्यवसाय की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। कई लेखक कॉपीराइट और साहित्यिक संपत्ति जैसे मसलों को लेकर सजग हो चुके थे। लेखन आजीविका के एक साधन के रूप में उभरने लगा था। नई नई आजादी पाए राष्ट्र अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में किताबें छापने लगे। समाज में किताबों के असर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फ्रांसीसी विचारक रूसो की किताब सामाजिक अनुबंध के बारे में खुद नेपोलियन ने कहा कि अगर रूसो न होते तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं हुई होती। 1962 में 22 करोड़ की आबादी वाले सोवियत संघ में 80,000 शीर्षकों से लगभग 1.25 अरब किताबें छाप डाली, यानी प्रत्येक शीर्षक औसतन 16,000 किताबें। इससे पहले 1952 में इंग्लैंड में प्रति शीर्षक लगभग 15,000 किताबें, फ्रांस में प्रति शीर्षक 10,000 और जर्मनी में 8,000 किताबें छप रही थीं। भारत सरकार ने पुस्तक व्यवसाय को प्रोत्साहन और संरक्षण देने के लिहाज से नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की। उद्देश्य था अच्छी किताबों का प्रकाशन, भारतीय किताबों को विदेशों तक पहुंचाना, लेखकों और प्रकाशकों की सहायता करना और बच्चों के साहित्य को प्रोत्साहन देना। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1961 में हुई थी। इसके जो उद्देश्य हैं उसमें पुस्तक प्रकाशन भी है, पुस्तकों का प्रचार भी है, पुस्तक की संस्कृति का निर्माण भी है और उसी संदर्भ में मेले आयोजित करना भी है। मेले कई स्तर के होते हैं। एक तो विश्व स्तर का मेला है, जब अभी समाप्त हुआ है 22 फरवरी को, जिसको हम 16वां विश्व पुस्तक मेला कहते हैं। हमें जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ की तरफ से 2 वर्ष में एक बार पुस्तक मेला करने की अनुमति दी गई है, उसी संदर्भ में हम यह मेला करते आए हैं। तो अभी जो समाप्त हुआ है 16वां पुस्तक मेला। पहला पुस्तक मेला बड़े छोटा था, विंडसर प्लेस में 1971 में हुआ था। अब धीरे धीरे इसके आकार में वृद्धि होती जा रही है। जो लोग आते हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि हो रही है। जो सहभागी हैं, जो स्टॉल लगाते हैं, उनकी संख्या भी बहुत बढ़ गई है। इस बार 1200 से अधिक सहभागी थे। हम लोगों ने करीब 32,000 वर्ग मीटर से अधिक स्थान लिया था। और जैसा आपने देखा होगा कि अब कि हमने व्यवस्था भी की थी कि जो पाठक गण, जो पुस्तक प्रेमी आते हैं, उनको भी थोड़ा सा आराम दिया जाए, उनके बैठने की व्यवस्था की गई। जो मार्ग थे उनको चौड़े रखा गया, जिससे आने जाने में धक्का मुक्की ना हो। इस प्रकार से हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की। ये विश्व पुस्तक मेले के अतिरिक्त हम लोग राष्ट्रीय पुस्तक मेले भी लगाते हैं। यह प्रतिवर्ष लगता है। स्थान हम चुन लेते हैं कि कब किया जाए। इस वर्ष हमने 2003 में कलकत्ते में किया था। 2004 में अभी हमारा विचार नागपुर में करने का है, अभी पूरा स्थिर नहीं हुआ है। तो यह राष्ट्रीय पुस्तक मेले अभी तक हम 25 कर चुके हैं। इसके अलावा हम प्रादेशिक पुस्तक मेले या स्थानीय पुस्तक मेले भी करते हैं। ये अभी तक हम लोग 34 कर चुके हैं। जो सबसे निकट होने वाला है वो अभी 20 तारीख को विशाखापट्टनम में होगा। तो यह मेले, जो स्थानीय मेले इसको हम कहते हैं, वर्ष में 4-5 भी हम लोग कर लेते हैं, कभी 6 भी हो जाता है। राष्ट्रीय पुस्तक मेला 1 होता है और विश्व पुस्तक मेला 2 वर्ष में एक बार होता है। नेशनल बुक ट्रस्ट भारत का सबसे बड़ा प्रकाशन संस्थान होने के नाते पुस्तकों के प्रचार प्रसार और पठनीयता की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत में बढ़ते पुस्तक व्यवसाय के मद्देनजर यूनेस्को ने दिल्ली को वर्ष 2003-2004 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है। अलेक्जेंड्रिया और मैड्रिड के बाद दिल्ली ही एकमात्र शहर है जिसे ये सम्मान मिला है। पुस्तक मेलों के जरिए देश विदेश के पुस्तक व्यवसायियों, लेखकों और पुस्तक प्रेमियों को एक मंच मुहैया कराया जाता है, जिससे भौगोलिक सीमाओं को लांघकर संपूर्ण मानव सभ्यता ही इसका लाभ उठा सके। किताबों की बढ़ती मांग ने
प्रकाशकों को पेपर बैक संस्करण छापने के लिए प्रोत्साहित किया। 1950 में पेपर बैक संस्करणों की बाढ़ सी आ गई। पेपर बैक में किताबों के पहले ही संस्करण लाखों की संख्या में निकलने लगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत में पुस्तक का व्यवसाय का बहुत ज़्यादा ही व्यवसाय बढ़ा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं आज की डेट के अंदर बहुत सारे पब्लिशर्स डे टू डे नए बन के आ रहे हैं, बहुत सारे नए ऑथर्स आ रहे हैं और गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट कर रही है कि नए नए ऑथर्स के लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है और रीडेबिलिटी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो आज की डेट में मैं समझता हूँ कि लिटरेसी रेट जिस तरह से इंक्रीज़ हुआ है और हर कोई आदमी किताब पढ़ने की इच्छुक है और मार्केट काफ़ी इंक्रीज़ कर रहा है धीरे धीरे। किताबों के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ी बाधा है निरक्षरता। जो पढ़ ही नहीं सकता वो किताब खरीदेगा ही क्यों? आजादी मिलने के वक्त हमारे देश की आबादी का लगभग 88% निरक्षर था। 1952 में 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 47 किताबों का प्रकाशन हुआ था, जबकि छोटे से इजराइल में यह संख्या 1952 में 750 और 1962 में बढ़कर 1150 तक पहुंच गई थी। वहीं हमारे देश में 1952 से 1962 तक पहुंचते पहुंचते यह आंकड़ा 47 से घटकर 25 ही रह गया। पिछले दिनों किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रकाशित होने वाली औसतन 60,000 किताबों में से लगभग 13,000 अंग्रेजी की किताबें होती हैं, 16,000 हिंदी में और बाकी अन्य भारतीय भाषाओं में। जाहिर है अंग्रेजी किताबों का व्यवसाय दूसरी भारतीय भाषाओं से कहीं बेहतर है। मेरा जो अंग्रेजी का जो इंसाइक्लोपीडिया इंडिका है उसके 150 वॉल्यूम छपे हैं जिनका मूल्य 3 लाख प्रकाशक ने रखा है, जो कि वो अंग्रेजी में है और वो बेच लेगा उसको। अगर आप कमर्शियल सेंस में देखें तो एक तरह से बहुत जायज़ भी है। वो इसलिए कि एक इंग्लिश मार्केट है, वो बहुत बड़ी मार्केट है और जितने स्टेट्स हैं इंडिया में हर एक स्टेट में इंग्लिश पढ़ी जाती है, बोली जाती है। पर एक हिंदी की मार्केट जो है खाली 4 या 5 स्टेट्स के अंदर सीमित है। तो मार्केट बहुत कम है हिंदी की और इंग्लिश की बहुत ज़्यादा है। और बाइंग कैपेसिटी भी है जो एक इंग्लिश का बायर एक अच्छा रेट देता है, तो आपकी बल्क में किताबें सेल होती हैं, अच्छा रेट मिलता है, तो जाहिर है कि एक इंग्लिश ऑथर को अच्छा रेट वो रॉयल्टी मिलती है। इंडिया में एक प्राइस फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंडियन कस्टमर जो है वो इतना एक्सपेंसिव प्राइस देने के लिए इतना आसानी से नहीं दे पाता है। तो इसलिए क्योंकि फॉरेन बुक्स बहुत एक्सपेंसिव बन के आती हैं, तो यहाँ पर पब्लिश करने में एक तो आपको जो वैल्यू फॉर मनी किताबें एक अच्छे रेट के ऊपर एक अच्छी किताब मिल जाती है। और अभी पीछे कुछ सालों के अंदर जैसे बहुत सारी किताबों के रीप्रिंट राइट्स बहुत सेल हो रहे हैं। तो रीप्रिंट राइट्स में क्या होता है कि इंडियन पब्लिशर्स फॉरेन पब्लिशर्स की किताबों के बनी बनाई किताबों के राइट्स परचेस करके इंडियनाइज्ड फॉर्म के अंदर उसको बना के वो इंडियन मार्केट के अंदर दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, ताकि कस्टमर्स के लिए बहुत आसान इजी अमाउंट के ऊपर किताब अवेलेबल हो जाएं और अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। तो एक और फॉरेन बायर्स को भी रॉयल्टी मिल जाता है जिसके अंदर, क्योंकि वो उनकी रीच इतनी अच्छी इंडिया में नहीं हो पाती है, तो इसलिए उनकी रीच भी अच्छी मार्केट के अंदर अच्छे नाम कमा सकते हैं। सूचना क्रांति के इस दौर में जब दुनिया लगातार सिकुड़ती जा रही है, भारत जैसे देश अपनी सस्ती श्रम शक्ति की ताकत पर बड़े बड़े देशों को चुनौती देने लगे हैं। ऑनेस्टी से काम करा जाए और ऑथर को अच्छी मार्केट मिली जाए और थोड़ी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सपोर्ट मिला जाए, तो पश्चिम को डेफिनेटली हम बीट कर सकते हैं। और क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारे पश्चिमी लोग आ रहे हैं यहाँ पे किताबें छपवाने के लिए, तो धीरे धीरे हो सकता है कि कुछ टाइम के अंदर इंक्रीज करे मार्केट। और लेकिन अपना वाजिब हक पाने के लिए लेखक को आज भी लंबा सफर तय करना बाकी है। खास तौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के लेखकों को आज भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैंने कभी नहीं किताब को ये समझा कि जो मेरी किताब है ये मेरी रसोई का खर्चा चलाएगी। हम लोग किताब देखकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हम ये नहीं, मैं कम से कम ये नहीं सोचती कि मुझे इसका पैसा पूरा मिल रहा है या नहीं। ये प्रकाशक को सोचना चाहिए, है ना। गरीब लेखक ही का खून तो कहीं ना कहीं ईंटों में लगता होगा।
मैं ऐसा समझती हूँ। लेकिन मुझे कोई ज़ाती तौर पर मुझे कोई किसी से गिला नहीं है। सब जानते हुए आंखें बंद करने का मुझे हिसाब आ गया है। देखो, बहुत देर पहले फैज़ ने लिखा था, निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। मैं नज़र चुरा के और जिस्मो जान बचा के जो 12-15 साल और काटने हैं निकल जाऊंगी। हालांकि अंग्रेजी के लेखकों की हालत उतनी खराब नहीं है। हमारे देश में साक्षरता का मतलब है अपना नाम लिखने और दस्तखत करने की योग्यता। वैचारिक साक्षरता के लिहाज से तो आज भी भारत की आबादी का बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा साक्षर कहलाए जाने के योग्य है। जाहिर है, पठनीयता की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सिर्फ साक्षर होना ही काफी नहीं है। भारत में वैदिक काल से ही ज्ञान के आदान प्रदान की वाचिक परंपरा रही है। आधुनिक युग में जब किताब के जरिए आम आदमी की पहुंच इस खजाने तक हुई है, तो सबसे पहले वो धार्मिक किताबों की ओर आकर्षित होता है। संस्कारवश साक्षर हो या निरक्षर, धार्मिक पुस्तकों को घर पर रखना ही महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना जाता है। किताब उद्योग में हुई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के बावजूद लेखक आज भी इस व्यवसाय का सबसे ज्यादा शोषित प्राणी है। 90% लेखक अपनी जीविका के लिए किसी न किसी नौकरी पर या फिर किसी दूसरे व्यवसाय पर निर्भर करते हैं। किताब छप जाए उतना बहुत है। खुद पैसे दे के किताब छपवाती हूँ। अभी मेरी अक्षर कुंड किताब आई है डोगरी की, डोगरी में उसका अनुवाद भी आ चुका है। तो उसमें मैंने खुद 30,000 रुपये दिए, कुछ कल्चरल अकादमी ने दिए, है ना, लेकिन उससे किताब का मुखपृष्ठ भी नहीं छपता। 7-8 हज़ार रुपये में थोड़ी किताब छपती है। तो छप गई, अब ठीक है, किताब छप गई। जब किताबों के पैसे आते हैं तो इतना अच्छा लगता है, यूं लगता है जैसे हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन उस तरह कोई पैसे नहीं आते हैं हिंदी वालों को कि वो हवा में उड़ सके। उनको धरती पर ही रहना पड़ता है। किताब का मतलब है ऐसा अनुभव जगत जो जीने का हौसला देता है। संघर्ष के वक्त जूझने की ताकत देती है किताब। सपनों को साकार करने का संकल्प देती है किताब। इंसान के आसपास पसरे अंधेरे को चीरती है किताब। दूर तक फैली खामोशी को तोड़ती है किताब। किताब कुछ लोगों के लिए मनोरंजन का साधन तो कुछ लोगों के लिए मोक्ष का जरिया हो सकती है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए किताब समानता, आत्मसम्मान, गरीबी के खिलाफ संघर्ष और सत्ता में भागीदारी का सबसे असरदार हथियार है। किताब अपनी शक्ल बदल सकती है, लेकिन किताब गायब नहीं हो सकती। हो सकता है समाज किसी दिन किताबहीन हो जाए, पर विचारहीन नहीं हो सकता। और विचार है तो किताबें जन्मती रहेंगी। सिर्फ लफ्ज जिंदा रहेगा, लफ्ज कभी मरेगा नहीं। और फिर घूमकर लोग लफ्ज की तरफ, शब्द की तरफ आएंगे। शब्द अनंत है, अपार है, ये रहने वाला है।